आज हम एनसीईआरटी बुक में रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये एनसीईआरटी बुक का पहला पेज है, चैप्टर वाइज अपनी स्टडी करेंगे। कौन सा टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक्स है जो आरबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं सॉल्यूशन विलियन चैप्टर के बारे में। यह है अपनी बुक का पहला पेज। इस बुक में पहले पेज में देखो तो इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक तथा निकल का मिश्रण। उसके बाद में इस पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में अपने हैं विलियन के प्रकार। इस विलियन के प्रकार में अगर आप देखो, ठोस विलियन है, ठोस विलियन, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया हाइड्रोजन का प्लेटियम में विलियन, कौन सा विलियन है, तो अपने बताएंगे ठोस विलियन। अगर आपसे पूछ लिया पारे का सोडियम के साथ अमलगम, कौन से प्रकार का विलियन है, तो अपने बता देंगे ठोस विलियन। तांबे का सोने में विलियन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस पेज में बन सकता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। उसके बाद में अपने विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। यहां से आपको है ना सारे सूत्र याद करने हैं। किसी भी सूत्र से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट देखो तो यहाँ पे सूत्र किसका पूछ सकते हैं आपसे, तो एक तो पीपीएम का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, पार्ट पर मिलियन, या आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे मोलन्स में क्वेश्चन आ सकता है आपकी। ये देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, यह दर्शाया जा सकता है कि दिए गए विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग क्या होता है, एक होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये बोर्ड में बहुत बार पूछी जा चुकी है अपने। दूसरा, मोल अंश की इकाई नहीं होती। आपसे पूछ ले मात्रक विहीन कौन सी विलियन की सांद्रता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, चलते हैं अपने नेक्स्ट। आपको अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है इस फॉर्मूले में से, तो ये जो जस्ट पहले वाला है ये अपने पास है, उदाहरण 1.1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ पे। फिर उसके बाद में आओ नेक्स्ट, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, उदाहरण 1.2। ठीक है, अपने नेक्स्ट चलते हैं इस पेज में। और आपको है ना सूत्र देखें तो एक तो पीपीएम का सूत्र और एक मोललता का सूत्र, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोललता का सूत्र। और दूसरा अपने आ जाएगा पीपीएम का सूत्र। एक ये न्यूमेरिकल और निकाल के देख ले। तो यहां से किसी भी फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। मोललता का सूत्र इंपॉर्टेंट है, पीपीएम का सूत्र इंपॉर्टेंट है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में ये वाला वेस्ट ऑफ टाइम है, ये वाला मत पढ़ना आप एग्जाम के बेस पे। वैसे आप पूरी साल पढ़ रहे हो तो बहुत बेटर है, मगर आप रिवीजन के बेस पे देख रहे हो तो अपना ये ताप का प्रभाव है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे है ना या तो पूछेंगे ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए कौन सी अभिक्रिया है, या आपको सिंबल दे देंगे, पूछ लेंगे विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट आ जाता है ताप का प्रभाव। ये पेज में आपको बस ये वाला पोर्शन पढ़ना है, ताप का प्रभाव। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके ये वाले पेज में अगर आप रिवाइज करो तो कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, अपने इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, हेनरी का नियम लिखिए। और दूसरा अपने अगर देखो हेनरी के नियम में से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज है, तो आप है ना नेक्स्ट पेज पर जाना। नेक्स्ट पेज में आप ऊपर ही ऊपर देखना, यहाँ पे ये वाली लाइन, यहां से आपकी फील्ड वाली रिक्तस्थान वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड में पूछा जा चुका है, जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अत्यधिक आरामदायक होता है। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से हेनरी के नियम से। एक तो आपका हेनरी का नियम हो गया, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे विलेयता बढ़ने पर KH का मान जितना अधिक होगा विलेयता घटेगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अत्यधिक आरामदायक क्यों होता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आपको अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दे तो यहाँ पे वैल्यू देंगे आपको, KH की वैल्यू दे देंगे, आपको बोल देंगे गैस की विलेयता का घटता या बढ़ता क्रम लिखिए। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे डीपली बता दिए, एक हो गया तुम्हारा हेनरी का नियम। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट पेज में आपके है ना अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको पूछ सकते हैं बैंड्स क्या होता है, ठीक है, या आपसे पूछेंगे गोताखोर द्वारा ले जाने वाली जो गोताखोर द्वारा जो टैंक है उसमें कौन कौन सी गैसें होती है, उनके परसेंटेज भी पूछ सकता है, ये पढ़ना है आपको। और नेक्स्ट है एनोक्सिया क्या होता है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद में यहां से कुछ नहीं पढ़ना आपको, फिर चलना है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपके आ जाता है यहाँ पे राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम दो तरीके से पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, या आपसे पूछ सकता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए। तो दोनों प्रकार के नियम आपको आने चाहिए यहाँ पे। फिर आप चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज, यह वाला पेज, इसमें राउल्ट का नियम लिखा हुआ है, इतना कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, पूरे साल पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेटर है। चलो फिर चलो अपने नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये वाला पेज इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें लिखा हुआ है आदर्श व अनादर्श विलयन। अनादर्श व आदर्श विलयन में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अगर सिंपल पेपर आया तो आपसे इनमें अंतर पूछ सकता है। दूसरा, अगर डीपली क्वेश्चन बने यहाँ से आदर्श व अनादर्श विलयन से, तो डीपली क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में से, जैसे अपने देखो यहाँ पे आओ, नेक्स्ट अपने यहाँ पे आ जाता है ये, एक तो ये वाला क्वेश्चन, एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण इसी प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, धनात्मक विचलन क्यों दर्शाता है, एथेनॉल व एसीटोन का विलयन मिश्रण धनात्मक विचलन क्यों दर्शाता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन, कार्बन डाइसल्फाइड व एसीटोन का मिश्रण धनात्मक विचलन क्यों दर्शाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है ये, यहाँ पे एसीटोन व क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, एसीटोन व क्लोरोफॉर्म का मिश्रण ऋणात्मक विचलन क्यों दर्शाता है। तो एक तो आपकी आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर, दूसरा बात यहां से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके ये जो तीनों मिश्रण दे रखे हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एथेनॉल एसीटोन का मिश्रण धनात्मक व्यवहार क्यों दर्शाता है, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड व एसीटोन का मिश्रण धनात्मक विचलन क्यों दर्शाता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन क्यों दर्शाता है। यहां तक इस पेज में ये वाले तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। फिर आओ नेक्स्ट पोर्शन चलते हैं, अपने नीचे की तरफ जाओ, आपके लिखा हुआ मिलेगा स्थिर क्वांति। तो स्थिर क्वांति जो है वो डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है बोर्ड में, तो आपसे पूछा जा सकता है स्थिर क्वांति मिश्रण की डेफिनेशन लिखिए। आप कहोगे सर इसमें से डीपली क्वेश्चन क्या आ सकता है, डीपली क्वेश्चन इसमें से आपके आ सकता है न्यूनतम कवंत ना की स्थिर क्वांति व अधिकतम कवंत ना की स्थिर क्वांति, कौन कौन सा विचलन प्रदर्शित करने वाले मिश्रण होते हैं, मतलब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले मिश्रण है वो कौन से स्थिर क्वांति मिश्रण होते हैं, न्यूनतम होते हैं या अधिकतम, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन से होते हैं। अब आपसे यहाँ पे अल्कोहल का भी पूछ सकता है परसेंटेज, यहाँ पे एथेनॉल जल का मिश्रण प्रभाजी मिश्रण, उसके आधार पर 95% एथेनॉल लेते हैं, ये आपकी छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज, यहाँ से अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इस पेज में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आऊं अपने अणुसंख्या गुणधर्म। अब अणुसंख्या गुणधर्म में आपके है ना ये जो ब्लैक ब्लैक कर रखा है ये लाइन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह सभी गुण विलयन में उपस्थित, मैं थोड़ा इसको जूम करके बताता हूं आपको, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, यह सभी गुण विलयन में उपस्थित कणों की संख्या विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुण को अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। किसके कणों की, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, और विलय के कणों की संख्या कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आगे बेटा नेक्स्ट है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे चलो डेरिवेशन पूछे ना पूछे, मगर आप में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसका 1.6 उदाहरण नंबर, ये वाला न्यूमेरिकल, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल निकाल के देख लेना आप। और दूसरा, अगर आपसे डीपली क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ये लाइन देखना आप, यहाँ से ये दिया गया पद वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है, इसका मान विलय के मोल अंश के बराबर होता है। इस पेज में ये दो लाइनें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये और एक इसमें न्यूमेरिकल। फिर आ जाओ दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म कवंधनांक का उन्नयन।
अब ये जो कवंतनाक का यूनियन है, तो इसमें आपसे कवंतनाक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो पार्ट, उसके बाद में आपके आ जाता है ये, चलो डेरिवेशन सेम है, हिमांक अवनमन की निकालो या आप कवंतनाक यूनियन की, इसको पढ़ो या उसको पढ़ो एक ही बात है, केवल के बी और के एफ का डिफरेंस है। अगर आप डीपली क्वेश्चन देखो तो आपसे पूछ सकता है कवंतनाक यूनियन स्थिरांक या मोलल यूनियन स्थिरांक का मात्रक पूछ सकते हैं आपसे यहां पे। और आप देखो अगर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट देखो तो न्यूमेरिकल इनमें आ जाता है आपके कवंतनाक यूनियन से, एक तो ये बेंजीन के कवंतनाक वाला क्वेश्चन, ये वाला। फिर आ जाओ हिमांक अवनमन, हिमांक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, ये अपने ये वाला आलेख भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इनका मात्रक सेम ही होता है के एफ बाय के बी का, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखो पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कौन सा है पूरे चैप्टर में, तो आप आओ 1.10 उदाहरण नंबर, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, अपने आएगा 1.10, ये न्यूमेरिकल, एक विद्युत अनब गट्टे के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये न्यूमेरिकल निकाल के देख लेना आप एक बार। फिर आ जाओ परासरण एवं परासरण दाब, परासरण की परिभाषा, परासरण दाब की परिभाषा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपसे पूछते हैं यहाँ पे प्रोटीन का अणु भार निकालने के लिए कौन सा अणु संख्या गुण धर्म यूज किया जाता है, बहुलक का अणु भार ज्ञात करने के लिए कौन से अणु संख्या गुण धर्म का उपयोग किया जाता है, तो परासरण दाब, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है पाई बराबर सी आर टी, ये से न्यूमेरिकल आ सकता है आपको, या तो सांद्रता पूछ लेंगे या परासरण दाब पूछ लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में आऊं आपके इन विलियन के प्रकार, समपराश्री विलियन, अतिपराश्री विलियन, इसमें आप ये वाली लाइन है जो 0.9% सोडियम क्लोराइड विलियन में रखने पर, ये वाला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको पढ़ के देख लेना। फिर उसके बाद में सौंफ क्या होता है ये। फिर आप पूछोगे सर डायग्राम कौन सा पूछ सकते हैं, अगर अदर डायग्राम दुखे, एक तो हिमांक अवनमन का आलेख हो गया, एक कवंतनाक यूनियन वाला आलेख हो गया, तीसरा डायग्राम अगर इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे आपसे ही पूछ सकता है, इसको घुमा के कैसे देगा, आपको बोल देगा समुद्र का विलवनीकरण विधि का सह चित्र बनाइए, चित्र समझाइए ऐसे करके, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आरो अपने, ये पूरा पढ़ना है अपने को, ठीक है भाई। उसके बाद में आओ असामान्य मोलर द्रव्यमान, इसमें देखो बेटा एक तो है ना वाट गुणांक, वाट हाफ गुणांक के आधार पर अपने को क्रम आ सकता है, वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम, कवंतनाक का बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, वाट हाफ गुणांक के आधार पर आपको क्रम देना है, ठीक है भी। जैसे वाष्प दाब वाट हाफ गुणांक बढ़ेगा तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी, कवंतनाक में वृद्धि होगी, हिमांक में कमी होगी, तो इसके आधार पे आपको क्रम आ सकता है। दूसरा आपके उदाहरण में दे रखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वाट आप गुणांक, ये वाले सबके वाट आप गुणांक लिख रखे हैं आप इस टेबल में। फिर आपसे अगर डीपली क्वेश्चन आए तो आपसे पूछ सकता है एसीटी कमल को बेंजीन में घोलने पर एसीटी कमल का वाट आप गुणांक बताइए, तो ये आप याद ही कर लो, ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, 0.5। तो ये हो गया अपना विलियन चैप्टर खत्म। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत रसायन।